हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इससे पहले आपके फिजिकल एजुकेशन में जितने चैप्टर्स हैं और आगे के चैप्टर 9 और 10 भी जो हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, जो आपको मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो वीडियोस। तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक के वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे और शॉर्ट वीडियोस हैं वो, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं कवर किए हैं मैंने। हर एक टॉपिक को लेकर वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आपको सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप चैप्टर जो अपना पूरा एक सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं और उसे एक सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो इसके अलावा मैंने क्लास 12th में जो नया सिलेबस आपका आया है वो उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से नए टॉपिक आए हैं, इंक्लूडेड हैं, और कौन कौन से पुराने टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। तो वो भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अगर नहीं जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं या क्या क्या चेंजेस नए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में इस साल, तो आप वहां से उस सिलेबस को जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे और लास्ट हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल। तो ये 4 टॉपिक हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, यानी न्यूटन के जो लॉ हैं और उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जरा थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स का मतलब बायो मीन्स आपकी बॉडी और मैकेनिक्स मीन्स आपके मूवमेंट्स। तो एक पर्सन जब मूवमेंट्स किसी तरह का कर रहा है तो उन मूवमेंट्स को कैसे वो समझे और उनका फायदा उठाकर वो अपने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को अच्छा करे। तो ये चीज आपकी इस चैप्टर में बताई गई कि अलग अलग जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं या अलग अलग जो इंसान के मूवमेंट्स होते हैं किसी भी खेल को खेलते वक्त, तो उन मूवमेंट्स को इम्प्रूव करके कैसे आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो चीज आप इस चैप्टर में समझेंगे, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन के जो लॉ है, न्यूटन हम जानते हैं, सर इसाक न्यूटन इनका नाम है। 1687 में इन्होंने 3 लॉ दिए थे जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो इन्होंने जो 3 लॉ दिए थे उस पर बेस, या उनका मानना है कि जो 3 लॉ हैं ये आपके स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म होते हैं, यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो न्यूटन के जो 3 लॉ हैं ये जरूर कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहे होते हैं। तो वो लॉ, वो जो 3 लॉ हैं आपके, वो स्पोर्ट्स में किस तरीके से परफॉर्म होंगे उसको हम यहाँ समझेंगे। इसलिए ये टॉपिक आपका इंक्लूडेड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इन 3 लॉ का बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे स्पोर्ट्स में। तो तीनों लॉ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 3 लॉ आपके कौन कौन से हैं? तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और तीसरा है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसको हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ध्यान रखिए, आप ये याद रखिएगा कि हर लॉ का जो नाम है उसकी नंबरिंग क्या है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन सा आपका लॉ है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, या नन ऑफ दीज। तो उस केस में आपको याद होना चाहिए लॉ ऑफ इनर्शिया को हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसकी नंबरिंग ऊपर नीचे नहीं करिएगा, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन आता है आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। ये लॉ हमसे ये कहता है कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है, यानी एक जगह खड़ी है, तो वो वैसी ही खड़ी रहेगी जब तक आप उस पर कोई अपना फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। और अगर कोई चीज मोशन में है तो वो लगातार मोशन में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स बाहर से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकती है, कोई तरह की रुकावट हो सकती है, चाहे ग्रेविटी का फोर्स उस पर हो सकता है या उसकी अपनी स्पीड हो सकती है। तो कोई ना कोई अदर एलिमेंट होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, या फिर अगर आपकी ऑब्जेक्ट लगातार रेस्ट में है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट पे लगे और वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होने लगे, यानी उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, मोशन पोजीशन में आ जाए वो।
तो ये आपका होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव और रिमेन एट स्टेशनरी पोजिशन अनलेस फोर्सेस अप्लाइड। यानी सिंपल सी बात है, जब तक हम किसी चीज पर अपनी फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी इधर से उधर मूव नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, अ फुटबॉल प्लेस एट अ पेनल्टी पॉइंट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ प्लेयर किक्स द बॉल। यानी कि फोर्स अप्लाइड, एक आपकी बॉल अगर पेनल्टी पॉइंट पे रखी हुई है, एक पॉइंट पर रखी हुई है ग्राउंड में, तो वो तब तक अपनी जगह से मूव नहीं करेगी जब तक प्लेयर आकर उस पर एक किक नहीं करेगा। टू मूव द बॉल टूवर्ड्स गोल पोस्ट इट विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर द प्लेयर हैड एक्सर्टेड द फोर्स थ्रू किक। यानी कि जिस तरीके से उसी पोजीशन में वो बॉल मूव करना शुरू करेगी, उसी डायरेक्शन में वो बॉल मूव करना शुरू करेगी जिस डायरेक्शन में जो प्लेयर है वो अपनी फोर्स को लगाएगा। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक, एक चीज इस चैप्टर में ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, पूरे बायोमैकेनिक चैप्टर में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। एक तो आंसर आपका काफी अट्रैक्टिव हो जाता है आपके एग्जाम्पल देने से, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, वो एग्जाम्पल से सपोर्ट कर रहा है अपने आंसर को। और साथ ही साथ आप जो कहना चाहते हैं आंसर्स में वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा आपका अगर आप एग्जाम्पल के साथ अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। दूसरा आते हैं हम लॉ ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन का मतलब स्पीड भी हम कहते हैं। ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ मोमेंटम भी है। अदर नेम याद रखिएगा, जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि अगर आप किसी चीज पर वेलोसिटी यानी कि किसी चीज की जो स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसी लगाई गई है। ठीक है, अगर कोई चीज बहुत स्पीड में जा रही है तो यानी कि उस पर फोर्स भी बहुत तेजी से लगी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपकी फोर्स और स्पीड का। किसी चीज को अगर आप धक्का दे रहे हैं तो धक्का देने में जिस हिसाब की आपकी फोर्स लग रही है उसी हिसाब की यानी कि स्पीड भी उस ऑब्जेक्ट पर होगी, उतना ही दूर वो चीज जाएगी। किसी बॉल को आप तेजी से फेंक रहे हो, किसी बॉल को फेंकने में आपकी फोर्स ज्यादा लग रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉल दूर जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द बॉडी। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है आपकी बॉडी के मास के हिसाब से। लेकिन अगर वो चीज भारी है तो आपके ज्यादा फोर्स लगाने पर भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी। वहां पे क्या रिलेशन हो जाता है आपके फोर्स के साथ? इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। यानी ज्यादा फोर्स, ज्यादा मास की चीज है तो आपके ज्यादा फोर्स लगाने से वो तेजी से दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इफ अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेस द ग्रेटर फोर्स विल कॉज मोर एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपने दो तरह की फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई है जिसका मास इक्वल था, यानी भार किसी चीज का इक्वल था, आपने अलग अलग तरह की फोर्स दोनों पर लगाई। यानी हल्की चीज को आपने सेम तरीके से मतलब कस के धक्का दिया और जो आपकी दूसरी चीज है जो सेम मास की है उस पर आपने तेजी से धक्का दिया। यानी एक पर एक ही, दोनों एक सेम मास के थे आपके ऑब्जेक्ट। सपोज एग्जांपल ले लीजिए पेंसिल। ठीक है, दो पेंसिल रखी हैं और इन दो पेंसिल पे आपने अनइक्वल फोर्स लगाए, एक को कम धक्का दिया और एक को ज्यादा तेज धक्का दिया। तो जाहिर सी बात है जिस पेंसिल पर आपने जोर से धक्का दिया है वो ज्यादा दूर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या अनइक्वल मास से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है? इफ इक्वल फोर्स आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ऑफ अनइक्वल मासेस। अगर दो अलग अलग भार की चीजें हैं और दोनों पर आपने एक ही जैसा फोर्स लगाया है तो जो मास जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे यहाँ एक पेंसिल रख दूं मैं और यहाँ सपोज मैंने ये पेपर वेट रख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने पेपर वेट रख दिया, तो यहाँ पे दोनों का मास अनइक्वल है। पेंसिल हल्की है और पेपर वेट आपका ज्यादा हैवी है। अब इस केस में अगर मैं इक्वल फोर्स लगाऊं, यही सेम फोर्स यहाँ लगाई है और वही सेम फोर्स यहाँ लगाई है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिला। क्यों? ग्रेटर मास है।
और ये अपनी जगह से हिल गई, क्यों? इसका कम मास है। तो यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि अगर दोनों का मास अनइक्वल है तो आपके इक्वल फोर्स अप्लाई करने से जो ग्रेटर मास की चीज है वो एक्सेलरेशन उसका कम होगा, यानी उसकी स्पीड कम होगी। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अ वॉलीबॉल प्लेयर पुशेस द बॉल स्लोली फॉर अ ड्रॉप वेयर एज हिट्स द बॉल हार्ड फॉर अ स्मैश। एक जो वॉलीबॉल प्लेयर है, अगर उसे बॉल को केवल पुश करना है तो वहां पे वो अपना कम फोर्स लगाता है, तो वो बॉल को केवल पुश कर पा रहा है। और वहीं अगर उसे बॉल को हिट करना है या स्मैश देना है, कस के फेंकना है बॉल को, तो वो उस पर फोर्स ज्यादा लगाएगा, तो वो कस के बॉल जाएगी। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसके अलावा आते हैं एक और आपका नेक्स्ट तीसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको हम कहते हैं। दिस लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर तरह के मोशन का जो एक्शन है उसका आपको इक्वल या अपोजिट रिएक्शन मिलता ही मिलता है। ठीक है, हर किए हुए काम का आपको रिएक्शन लौट कर आता है, ये प्रिंसिपल कहता है हमसे। एग्जाम्पल इन स्विमिंग, व्हेन द प्लेयर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, इन रिटर्न ही गेट्स अ फॉरवर्ड पुश। स्विमिंग के टाइम जो हमारा प्लेयर होता है वो क्या करता है, वो आगे से पानी को हटाता है, यानी एक्शन करता है, और वही एक्शन उसका रिएक्शन क्या देता है, वो पानी पीछे जाकर उस प्लेयर की पूरी बॉडी को आगे की ओर खिसकाता है। तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज आपकी रिएक्शन हो गई। तो ये आपका इस तरह के स्पोर्ट्स में आपका एक्शन और रिएक्शन वाला लॉ जो है वो अप्लाई होता है। An athlete pushes the starting block backward. In result, athlete is pushed forward. इसी तरीके से दौड़ते वक्त जो एक पैर आप अगर एथलीट आगे रख रहा है तो उस पैर को जितना ज्यादा पुश करके रखेगा, जितना ज्यादा जोर लगा के आगे के पैर को बढ़ाएगा, उतना ही ज्यादा फोर्स आपके दूसरे पैर पर भी होगी और दूसरा पैर भी फिर उस हिसाब से ही रिएक्शन अपना देगा। तो ये चीजें आपकी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये आपके 3 लॉ हुए, जो कि पहला लॉ क्या है आपका कि आपकी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी जगह से मूव नहीं करेगी जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई करते। दूसरा प्रिंसिपल हमारा स्पीड का था कि अगर आपकी फोर्स जितना ज्यादा होगी, आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो भी उतनी ही ज्यादा तेज रहेगी। ठीक। और तीसरा हमारा लॉ था एक्शन और रिएक्शन का, कि आप कभी भी कोई एक्शन करते हैं तो उसका लौट कर रिएक्शन आपको मिलता है, जैसे इन केस ऑफ स्विमिंग था। तो ये तीनों लॉ आपके न्यूटन के यहाँ कंप्लीट हुए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इसके अलावा अगर आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं आपके और इस टॉपिक से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी उन सबका नोटिफिकेशन मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके मोबाइल पे तुरंत फ्लैश हो जाए, इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।